Hello everyone, my name is Vishakha Chauhan, working as Assistant Professor in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore, and we are studying Drug and Cosmetic Acts 1940 and its rules 1945. So we have already seen the schedules to the Act. We have learned that there were two schedules to the Act, and now we will continue with the schedules to the rules. हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शेड्यूल्स जो हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आते हैं और उनका क्या मीनिंग है. कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक्स से समझने की. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शेड्यूल ए से. शेड्यूल ए से आप याद रखिएगा एप्लीकेशन. द वर्ड इज़ एप्लीकेशन और फॉर्म्स. तो एप्लीकेशन और फॉर्म्स अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि शेड्यूल ए जिसमें आता है इट डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन एंड फॉर्म्स एंड लाइसेंसेस टाइप्स, जो भी इंक्लूड हैं इसमें, जिससे आप जो है आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई मेडिकल शॉप है, चाहे वो कोई बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो आपको पता है सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंसिंग की एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स की. तो इन्हीं दोनों वर्ड से आपको ए फॉर एप्लीकेशन याद रखना है. देन शेड्यूल बी डिस्क्राइब द फी फॉर द टेस्ट और एनालिसिस. यानी कि आपको बी से आप याद रखिएगा, बी स्टैंड फॉर द बैलेंस. अगर हम अकाउंट्स के टर्म में बात करते हैं तो आपको पता है कि हम मनी को अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट होता है तो आप ऐसा कहते हैं ना कि हमारे इतना बैलेंस बाकी है, तो वो बैलेंस वर्ड से आपको याद रखना है फ़ी अमाउंट जो कि आप किसी टेस्ट या एनालिसिस के लिए पे करती हैं. किसे पे करते हैं? या तो CDL को या SDL को. CDL इज़ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड SDL इज़ द स्टेट ड्रग लेबोरेटरी. ये आप CDL एंड SDL को जो टेस्ट के लिए अमाउंट पे करते हैं वो शेड्यूल बी में आता है. तो आपको बी से याद रखना है बैलेंस, तो आपको याद रहेगा फ़ी अमाउंट. देन B1 describe the fee for the test and analysis by the pharmacopoeia laboratory for Indian medicine or the government analyst. यहाँ पर उन्होंने कहा है कि B1 जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि आप डायरेक्टली CDL को जो टेस्ट एनालिसिस की जगह जो है जो फार्माकोपियल लैब्स होती हैं इंडियन मेडिसिन के लिए बनी हुई, वहाँ आप गवर्नमेंट एनालिस्ट को पे करते हैं. द नेक्स्ट इज़ शेड्यूल सी डिस्क्राइब दी बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स. कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए ट्रिक है. जैसे आप सी प्रोनाउंस करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा SEAC. अगर आप यहाँ पर SEAC ध्यान रखते हैं तो आप देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, सी. तो सी से मिलने वाले मरीन या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, आपको पता है बायोलॉजी जो है, जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो ह्यूमन, एनिमल्स, मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स सबसे रिलेटेड है. तो आपको जो बायोलॉजिकल एंड मरीन प्रोडक्ट्स, स्पेशल प्रोडक्ट्स, ये सब ध्यान रखने हैं. उसके लिए आपको सी वर्ड ध्यान रखना है. तो आपको जो शेड्यूल सी है वो ध्यान रहेगा. देन C1 स्पेसिफिक अगेन. शेड्यूल C1 डिस्क्राइब द अदर स्पेशल products, the other special products which involve again the parental and non-parental. Here they are describing कि जब शेड्यूल सी है तो इसमें जो है पेरेंटल प्रोडक्ट की बात करी है एंड C1 में जो है नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट की बात की है. तो बाकी सब वही है, बस याद रखना है कि पेरेंटल और नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट की बात है. एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ C1 में, तो अगर आप एग्जाम्पल समझे कि हम बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं कि फ़िश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल जो हैं वो इसका एग्जाम्पल है. और अगर मैं आपको शेड्यूल सी का एग्जाम्पल देकर बताऊं तो इसके लिए आप कुछ भी पेरेंटल प्रिपरेशन जैसे कि इंसुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हम इस तरीके से डिलीवर करते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं. द नेक्स्ट इज शेड्यूल डी. शेड्यूल डी डिस्क्राइब्स दी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट, इम्पोर्ट करने की जो रिक्वायरमेंट्स है. अब आप देखिए कि इसमें आपको ध्यान से ये समझना है कि शेड्यूल डी के 3 पार्ट्स है, D1, D2 एंड D3.
इसमें इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, मैं आपको एक ही बार में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको पहले याद क्या रखना है कि डी से आपको याद रखना है ड्रग और देश। देश इंडिया, इंडिया हम हिंदी में जो उसे है देश कहते हैं, आपको डी से ड्रग और देश याद रखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस शेड्यूल्स के पहले हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट के लिए जो हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, कुछ रेगुलेशन रूल्स डिज़ाइन करे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, उसके फॉलो करने के बाद ही जो है हम इंपोर्ट की प्रोसेस करते हैं। मतलब हमारे देश में कौन कौन सी चीज़ इंपोर्ट होगी इंडिया में, वो जो है इंपोर्ट प्रोसेस में, इंपोर्ट रेगुलेशंस में डीएनसी ने मेंशन किया है। तो यहाँ डी क्या कह रहा है कि ऐसी ड्रग जो देश में इंपोर्ट कर सकते हैं, इन पर लेकिन कुछ भी इंपोर्ट रूल्स लागू नहीं होते। कुछ भी मतलब कि बहुत सारे इंपोर्ट रूल्स जो है इस पर लागू नहीं होते। तो आपको याद रखने के लिए इजी रहेगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी मिनिमल टाइप के प्रोडक्ट्स जिन पर बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट रूल्स काम नहीं करते, तो समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो डी से आप याद रखिएगा ऐसी ड्रग्स, डी फॉर ड्रग्स एंड डी फॉर देश, जो हम अब जानते हैं ना कि इंपोर्ट के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डीएनसी ने बनाए हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं तो वो आपकी इन शेड्यूल में आती है। The next is schedule E. Schedule E is omitted, so we'll study the schedule E1. हमें जो पढ़ना है वो E1 है। अब इसमें आप देखिए schedule E1 describe the list of poisonous substances under the Ayurvedic and Unani system of medicine. याद रखने की ट्रिक कैसे समझेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि E1, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि E omitted है, E1 आपको ध्यान रखना है, और E1 में आते हैं ASU poisons। ASU poisons कैसे आप याद रखेंगे? A for आयुर्वेदा, देन S for सिद्धा एंड U for यूनानी। तो ASU poisons आपको याद रखना है। नेक्स्ट शेड्यूल इज F। शेड्यूल F जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि कुछ पार्ट्स ओमिटेड हैं, हम कुछ स्पेसिफिक पढ़ेंगे। शेड्यूल F काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसमें हैं। शेड्यूल F के लिए आपको ध्यान रखना है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, तो अब आप समझिए ज़रा कि प्रोविज़न फॉर द ब्लड बैंक, यानी कि जो प्रोविज़न ब्लड बैंक के लिए होते हैं, पहले मीनिंग समझ रहे हैं हम, या फिर जो रिक्वायरमेंट ब्लड बैंक के लिए होती है, लाइसेंसिंग की कंडीशंस या फिर ब्लड कंपोनेंट्स की, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है ब्लड बैंक के लिए वो इस शेड्यूल में मेंशन किया गया है। शेड्यूल F1 अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है कि शेड्यूल F1 जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑलरेडी हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने डिवीजन दिए हैं। कि पार्ट 1 डिस्क्राइब अबाउट द वैक्सीन्स, पार्ट 2 डिस्क्राइब्स द एंटीसेरा, पार्ट 3 आर फॉर द डायग्नोस्टिक antigens which are described as provision applicable to the manufacturer and standardization of diagnostic agent, and part 4 कुछ जनरल प्रोसीजर्स के लिए है जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये आपको इसी तरीके से याद रखना है कि पार्ट 1 वैक्सीन के लिए, तो आप F1 पार्ट 1 तो आप ध्यान रखिएगा वैक्सीन, एंटीसेरा एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स, तो ये आपको इसी तरह पढ़ना रहेगा। शेड्यूल F2, शेड्यूल F1 एंड नाउ F2। F1 के हमने 4 पार्ट्स देखे, अब F2 में आप ध्यान रखिएगा द F2 डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। आपको क्या ध्यान रखना है? सर्जिकल ड्रेसिंग। आपको जो वर्ड ध्यान रखना है वो है सर्जिकल ड्रेसिंग। शेड्यूल F3, शेड्यूल F3 डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स। यहाँ आपको जो वर्ड ध्यान रखना है वो है अम्बिलिकल टेप्स। यानी कि आप इतना समझ रहे हैं कि इन शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया है, F2 में मेंशन किया गया है जो स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है सर्जिकल ड्रेसिंग्स प्रोसीजर्स के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। और F3 में बताया गया है कि अम्बिलिकल टेप्स, अम्बिलिकल टेप्स आप समझते हैं जब हम फीटस को जो है मदर से डिटैच करते हैं तब हम जो है अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, तो एक्सेस जो ब्लड लॉस होता है उसको स्टॉप करने के लिए हम जो है वहाँ पर अम्बिलिकल टेप्स
लगाते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी रिस्क रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी हाइजीनिक और अच्छे से यूज़ होनी चाहिए, अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। उसकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, कुछ चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो है इसी में रहता है। इन बिटवीन जो चीज़ें थी वो ओमिटेड है एंड देयर कम्स द शेड्यूल FF। तो FF के लिए आपको याद रखना है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। द FF स्टैंड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। तो आपको सिर्फ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन वर्ड आप याद रखिएगा। तो इससे अगर आपको ट्रिक चाहिए इसके लिए तो मैं आपको बताती हूँ कि F से आपको ध्यान रखना है फोकस। फोकस अगर हम जैसे हम क्लास में अगर आपको कभी फैक्ट किसी टीचर ने कहा कि आपको फोकस करना है जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर, तो आप सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि टीचर क्या लिख रहा है, क्या बोलने की, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो विजन के बाद ही जो है फोकस आता है। तो आपको फोकस, F फॉर फोकस से याद रखना है। ऑप्थेल्मिक यानी आई से रिलेटेड फोकस आप आंखों से करेंगे, जब आप देखेंगे, ध्यान देंगे, उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आपको F फॉर फोकस याद रखना है। उससे आपको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन रिलेट करना है। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल G। बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल G। G, H एंड X जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें पढ़ने के लिए। और शेड्यूल M तो बहुत लेंथी है प्रोसीजर वाइज, जो हम एक डिटेल्ड वीडियो में समझेंगे। देखते हैं शेड्यूल G। शेड्यूल G डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर मोस्टली इन हार्मोनल प्रिपरेशंस। मतलब शेड्यूल G पहले तो होता क्या है, शेड्यूल G इज the preparation, the list of substances taken only under registered medicinal practitioner supervision। जब तक आप किसी RMP के सुपरविजन में जो है मेडिसिन ले रहे हैं, तभी जो है आपको इसकी जो आप मतलब DNC की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको शेड्यूल G अप्लाई करा हुआ है, दैट मीन्स कि आपको लीगली जब तक किसी रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर ने आपको सुपरविजन में अपने दवाइयाँ नहीं दी है, आप वो कंज्यूम नहीं कर सकते। तो आपको G से कैसे याद रहेगा, G से आपको ट्रिक याद रखनी है GP, जनरल प्रैक्टिशनर। GP क्या होता है, जनरल प्रैक्टिशनर। यानी कि हम जो डॉक्टर है उसे जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो उनसे आपको याद रखना है कि जनरल प्रैक्टिशनर के जो मॉनिटर करने के, यानी कि उनकी देखरेख में जो दवाइयाँ आप लेते हैं वही जो है इसमें आती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी बता दिया है कि वो क्या होती हैं, वो हार्मोनल प्रिपरेशंस हो सकती हैं। द नेक्स्ट इज शेड्यूल H। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल फॉर द एक्ट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मेडिसिन अवेलेबल हो सकती है। इसमें देखिए, दीज शेड्यूल डिस्क्राइब द ड्रग विच कैन बी सोल्ड आउट इन रिटेल अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। व्हाट इज रिटन हियर इज अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको जो है मेडिसिन अवेलेबल हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अगेन RMP ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर जो है वो ही आपको प्रिस्क्रिप्शन दे और उसके बाद ही जो है आपको मेडिसिन अवेलेबल हो। उसके बाद है शेड्यूल H का फर्स्ट पार्ट H1। इसमें दिया गया है, इट डिस्क्राइब द ड्रग्स विच कैन बी सोल्ड आउट इन रिटेल अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। दिस शेड्यूल कंटेन मोस्टली एंटीबायोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। आप इसको H1 को HX से भी याद रख सकते हैं। ये नया एंड अपडेटेड रूल है, शेड्यूल है जो इसमें ऐड हुआ है कि जो आपको इसमें याद रखना है एंटीबायोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। ये एंटीबायोटिक्स और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के लिए स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए है, इसीलिए ये HX से आप याद रखिएगा। द नेक्स्ट इज शेड्यूल I which is omitted, so we'll continue with schedule J. Schedule J, this describe the diseases and ailments which a drug may not purport to prevent or cure or to make claim। यहाँ आप कैसे ध्यान रखेंगे, शेड्यूल J
आपकी लाइफ को हिंदी में हम कहते हैं कि हमारी जान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो अपने आप को बहुत बीमारियों से ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर कोई जानलेवा बीमारी आपको हो जाती है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो कुछ बीमारियां जैसे कि है कैंसर, एड्स या डायबिटीज़, ये जानलेवा बीमारियों में हम काउंट करते हैं। मतलब ऐसा समझते हैं कि इनसे क्योर होना बहुत मुश्किल है। तो जैसे आपको जानलेवा बीमारियां, ये शब्द ध्यान रखना है, इनमें आपको कैसे समझ में आएगा कि ऐसी डिसीज़ेस इस लिस्ट में आती हैं, जे शेड्यूल में आती हैं, जो कि ऐसी ड्रग्स जो हो इन पे यूज़ हो, जो आपकी इन बीमारियों को ठीक करने का दावा करती हैं। अगर कोई ड्रग कहती है कि कोई मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि हमारी ड्रग को यूज़ करके आप जो है एकदम ठीक हो जाएंगे, तो वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि शेड्यूल जे के अंतर्गत ये रूल आता है कि कोई भी ड्रग जो कि इस टाइप की जानलेवा बीमारियों के लिए होती है, वो इस तरीके के क्लेम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए हमने कैंसर और डायबिटीज़ और एड्स वगैरह के एग्जाम्पल सुन लिए हैं। द नेक्स्ट इज शेड्यूल के। शेड्यूल के, इट डिस्क्राइब द क्लास ऑफ ड्रग्स एंड एक्सटेंड condition of exemption from provision of Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसी ड्रग जिन पर मैन्युफैक्चरिंग के कुछ रूल्स जो बने हैं, जैसे हमने इंपोर्ट के रूल्स जो हमने देखा कि शेड्यूल डी में जो है इंपोर्ट के कुछ रूल उन पर्टिकुलर ड्रग्स पे नहीं लगते, उसी प्रकार शेड्यूल के में जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग के जो डीएनसी के रूल हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो हम देखेंगे कि डीएनसी ने शेड्यूल एम यानी मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से प्रोविजंस दिए हैं जो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लीगल है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिन पर वो फॉलो नहीं करते। द नेक्स्ट इज शेड्यूल एल एंड L1। अब इसमें आप देखेंगे L तो ओमिटेड है, हम L1 ध्यान रखेंगे। तो शेड्यूल L1, तो आपको L से याद रखना है लेबोरेटरी, लैब यानी कि लेबोरेटरी। जैसे ही आप लैब वर्ड याद करेंगे तो शेड्यूल L है जो आपका गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। तो L काफ़ी आसान वर्ड है लेबोरेटरी को याद रखने के लिए। कुछ पार्ट्स हैं इसके, जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि L स्टैंड फॉर लैब एंड GLP। देन शेड्यूल M स्टैंड फॉर GMP। आपको क्या वर्ड ध्यान रखना है? GMP, जिससे आप कैसे ध्यान रखेंगे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो आपका शेड्यूल M होता है, जिसमें आपकी प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट, आपकी फर्म, आपका प्लांट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़, डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। इन सब का डिस्क्रिप्शन जो है आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी शेड्यूल M में मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये फर्दर डिवाइडेड है कुछ सब पार्ट्स में, जैसे कि शेड्यूल M पार्ट 1, पार्ट 2, इसको आप M1, M2, M3 से भी याद रख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको M1 से ध्यान रखना है कि M1 जो है वो GMP फॉर होम्योपैथिक है, M2 जो है वो GMP फॉर कॉस्मेटिक है, और M3 जो है वो मेडिसिनल डिवाइसेस के लिए है। तो आपको जो शॉर्ट में याद रखने की ट्रिक है वो यही है कि M1 आप याद रखिए होम्योपैथिक, GMP फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन, M2 फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी GMP फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, एंड M3 दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर द मेडिसिनल डिवाइसेस। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने M1, M2, M3 को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। द नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल N। शेड्यूल N डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। तो N से आप क्या रखेंगे? यहाँ पर एक वर्ड दिया है इन्होंने कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी
एक मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट जो कि आपको एक फार्मेसी खोलने के लिए चाहिए है। तो वर्ड क्या आ रहा है? नीड। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो N फॉर नीड याद रखना है आपको। तो नीड से आपको याद रहेगा कि किन किन मिनिमम चीज़ों की आपको ज़रूरत है एक एफिशिएंट फार्मेसी ओपन करके रन करने के लिए। द नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल O. शेड्यूल O डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स की जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो आपको शेड्यूल O में डिस्क्राइब मिलेगी। इसमें भी पार्ट 1 एंड 2 है। पार्ट 1 इज़ द प्रोविजन एप्लीकेबल टू ब्लैक फ्लूइड्स एंड वाइट फ्लूइड्स। मतलब आपने देखा होगा कुछ आपके होम क्लीनर्स फिनाइल की बॉटल्स आती हैं जो कि पर्टिकुलरली ब्लैक या वाइट कलर में आती है। आपने देखा होगा जो फिनाइल की बॉटल्स होती हैं वो एक बॉटल होती है जो कंप्लीट ब्लैक सॉल्यूशन की होती है और एक जो होती है वो कंप्लीट वाइट सॉल्यूशन की होती है। तो वो आपके आएगा शेड्यूल O पार्ट 1 के रूल्स में। एंड पार्ट 2 के रूल्स में तो वो प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल फॉर अदर डिसइंफेक्टेड फ्लूइड्स, जिसमें आपके जितने भी हम फिनॉल लाइजोल्स वगैरह जानते हैं, इवन डिटॉल्स वगैरह सुनते हैं, तो ये सारे जो है आपके इन एक्ट में आते हैं। याद रखने की ट्रिक जो है वो आपको O से याद रखनी है। दैट O के जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर आप कहेंगे डिटॉल, लाइजोल, फिनॉल, तो ये सारे इसमें जो वर्ड आता है वो जो कॉमन वर्ड है दैट इज़ O। तो आपको O वर्ड से ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ड जो हैं रिलेटेड है शेड्यूल O से। तो ये आपके डिसइंफेक्टेंट्स हैं। द नेक्स्ट इज शेड्यूल P. शेड्यूल P डिस्क्राइब द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, यानी कि कितनी लाइफ आपकी ड्रग जो है एक्शन के लिए सूटेबल है और उसके बाद उसकी लाइफ कब ओवर हो जाती है, मतलब वो एक्शन के लिए सूटेबल नहीं रहती, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसका लाइफ पीरियड मतलब उसकी कितनी उसकी लाइफ है जब तक वो इफेक्टिव है, तो उसका लाइफ पीरियड याद रखने के लिए आपको यही वर्ड ध्यान रखना है। तो इसमें P वर्ड आ गया। द पीरियड इज कि कितना समय उसके पास है उस ड्रग के पास, तो आपको इसी शब्द से जोड़कर याद रखना है। अब आप देखेंगे P1 से आपको याद रखना है पैक साइज ऑफ द ड्रग। व्हाट इज पैक साइज, कि कितना आपको उसका पैक साइज क्रिएट करना है जिसमें उसकी लाइफ भी सुटेबल है और उसका जो फॉर्मुलेशन है वो भी ज़्यादा हैम्पर ना हो बनने के बाद। तो ये आपका आता है पैक साइज। तो यहाँ P1 से आपको याद रखना है पैक साइज ऑफ द ड्रग। तो P से आप याद रखेंगे पीरियड, कि कितने टाइम तक उसकी लाइफ पीरियड है, कितने टाइम बाद वो यूजलेस हो जाएगी। एंड P1 से आप याद रखेंगे पैक साइज। The next one is schedule Q. The schedule Q describe the list of dyes, color, pigments. That means कि आपको अगर याद रखने के लिए Q वर्ड चाहिए तो आपको Q से या तो आप हिंदी में समझिएगा Q वर्ड से या तो आप कलर याद रखिए, या फिर अगर मैं डाई पिगमेंट्स के नाम आपको बताऊँ तो आपको कोलतार कलर्स में कोलतार नाम जो है आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर आपको Q फॉर कलर या Q फॉर कोलतार अगर याद रहे तो उससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि इसमें आपके सारे डाई कलर्स पिगमेंट्स टाइप की चीज़ें आती हैं जो आपके शेड्यूल Q में हैं। अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। पार्ट 1 जिसमें है लिस्ट ऑफ डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स। जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में किस तरीके की डाई सुटेबल है, आपको टॉक्सिक इफेक्ट कॉज नहीं करेगी, आपकी बॉडी पे कोई इरिटेशन या कोई भी ऐसी रैशेस ऐसी मतलब आपकी बॉडी पर कोई भी उसकी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके के जो परमिटेड कलर्स हैं, जो परमिटेड पिगमेंट्स हैं, जैसे आपको पता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टिंट के लिए होते हैं, दैट मीन्स कलर इम्पार्ट करने के लिए होते हैं, विच इंक्लूड दी रूज, लिपस्टिक्स एंड मैनी मोर, आई शेडोज एक्सेट्रा। तो ये सारी कलर्स पिगमेंट जो इसमें यूज़ होते हैं वो शेड्यूल Q के पार्ट 1 से परमिटेड हैं, उसके बाद ही जो है उसमें यूज़ हो सकते हैं। एंड देन पार्ट 2 शेड्यूल Q पार्ट 2 जिसमें द लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड टू बी यूज स्पेशली इन सोप। आपको पता है पहले के कंपैरिजन में अब बहुत वेरियस टाइप की सोप प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, लाइक फ्रॉम द बेबी सोप टू जितने भी टाइप के कलर्स और ट्रांसपेरेंट टाइप के सोप्स अवेलेबल हैं। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बेबी सोप्स में, जिनमें जो बच्चों के लिए होती है और उसमें बिल्कुल
बिल्कुल कम परसेंट होना चाहिए आपके कलर्स का। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो एकदम ब्राइट और एकदम डार्क कलर्स की अवेलेबल होती हैं, वो एकदम माइल्ड और मोस्टली वाइट कलर्स होती हैं। और जो दूसरी सोप्स आती हैं उन सोप्स के लिए भी जो परमिटेड कलर है वो पार्ट 2 यानी कि शेड्यूल Q पार्ट 2 फॉलो करते हैं। The next is Schedule R. Schedule R describe the standards which are intended for single use of some rubber latex products for mechanical contraceptive use. आपको ध्यान रखना है कि आपको R वर्ड से रबर याद रखना है। जैसे ही आप रबर वर्ड याद रखेंगे आपको याद आएगा R फॉर रबर, एंड रबर मीन्स दी रबर प्रोडक्ट्स मीन्स द लैटेक्स, यानी कि रबर लैटेक्स से जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बनेंगी वो शेड्यूल R में आएगी। द नेक्स्ट इज शेड्यूल R1 which describe the Indian standards laid down from time to time by the Bureau of Indian Standards for Medical Devices. ये किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? आपके मेडिकल डिवाइसेस पर। इसके आपके जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनके मेंटेनेंस पे ये रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं, उन चीज़ों की जो डिटेलिंग है आपको शेड्यूल R1 में मिल जाती है। द नेक्स्ट इज शेड्यूल S। सबसे आसान होगा शायद याद रखने के लिए कि एस शेड्यूल एस जो है वो है कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स के लिए। किस चीज़ के लिए है? जो स्टैंडर्ड हम मेंटेन करेंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो एस वर्ड से ही जैसे हमें ऐसे लिंक करना है वर्ड को कि हम कॉस्मेटिक अप्लाई करते हैं। तो पहला पर्पस जो मेरे ख्याल से लोग बहुत आसानी से समझते हैं वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ये होता है कि व्हेन यू अप्लाई कॉस्मेटिक इट अलाउ यू ब्यूटिफिकेशन। तो आपको सुंदरता वर्ड से या सौंदर्य प्रसाधन वर्ड से, एस फॉर सौंदर्य प्रसाधन या सुंदरता वर्ड से जो है आपको इस वर्ड को कनेक्ट करना है कि इसमें सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं। जो बेसिक परसेप्शन आपका है वही आपको ध्यान रखना है एस शेड्यूल एस से रिलेट करके। अनदर ट्रिक इज एस फॉर स्किन। आप स्किन वर्ड से भी ध्यान रख सकते हैं कि जो स्किन पे अप्लाई होने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो आपके शेड्यूल एस में हैं। और आपको पता है कि हम मैक्सिमम जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, दवाइयों का यूज़ बहुत कम करते हैं। अगर हम बात करें तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी इजीली याद रहते हैं जब हम स्किन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। द नेक्स्ट इज शेड्यूल टी। शेड्यूल टी इसमें आप देखेंगे इसमें भी काफ़ी लिस्ट आउट चीज़ें हैं। हम इसे बहुत आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें भी जीएमपी है। जैसे वहाँ जीएमपी था वैसे यहाँ भी जीएमपी है, लेकिन ये जीएमपी किस चीज़ के लिए है? ये जीएमपी आपको ध्यान रखना है कि टी फॉर, आपको शब्द याद रखिए सबसे पहले तो कि टी फॉर ट्री। टी फॉर ट्री यानी कि ट्री से हमें क्या मिलता है? लीव्स मिलती हैं, बार्क मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। और हम इनका क्या यूज़ करते हैं? डीएनसी के तहत इनका क्या यूज़ हो सकता है कि हम इनका यूज़ करके कोई मेडिसिन बनाएं या कोई कॉस्मेटिक बनाएं या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें जिससे बॉडी को कोई बेनिफिट हो। तो यह कौन से प्रोडक्ट हो गए? हर्बल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, है ना, जो ट्री से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो उसकी बाग को यूज़ करके, फ्रूट्स को यूज़ करके, फ्लावर्स को यूज़ करके अगर हम कुछ एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, चाहे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट हो, चाहे वो उसका कंसनट्रेट हो, फिर उसको हमने फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करके यूज़ करा तो हम उसको हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमको टी से याद रखना है ट्री से मिलने वाले प्रोडक्ट। तो शेड्यूल टी में क्या आएगा? जो प्रोडक्ट ASU, अगेन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन में यूज़ होने वाली चीज़ें। लेकिन क्या जीएमपी किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? वहाँ पर हम जीएमपी की बात नहीं ASU की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हम ASU की बात कर रहे हैं, मतलब आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी की बात कर रहे हैं जिस पर जीएमपी लागू होता है। उस पर क्या शेड्यूल होते हैं वो आपको शेड्यूल टी में मिलेगा। तो टी से ट्री, एंड ये काय के प्रोडक्ट हैं? तो ये आपके आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के प्रोडक्ट हैं। क्या फॉलो करते हैं? तो ये जीएमपी फॉलो करें, इसीलिए ये शेड्यूल टी बनाया गया है। इसमें पार्ट है शेड्यूल टी है जिसमें है दिस डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर रॉ मटेरियल बाय आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट।
द वर्ड इज़ लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ऐसा नहीं है कि आपको एलोपैथिक प्लांट के लिए ही लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग परमिशंस और बाकी सारे फॉर्म एप्लीकेशन लगते हैं। आपको ASU के केस में भी आपको सभी तरीके की फॉर्मेलिटी करनी है, और ये सारे चीज़ें आयुर्वेदिक हो, हर्बल हो, यूनानी हो, तो भी ये सारी चीज़ें DNC एक्ट में आती हैं। मतलब जो आपका देश के कानून हैं वो आपका हर्बल, यूनानी, किसी भी टाइप की मेडिसिन के लिए जो है आपको कुछ भी मतलब बिना लाइसेंस की परमिशन नहीं देता करने की। तो आपको TA याद रखना है, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपको ASU से रिलेट करके यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट इज शेड्यूल U। शेड्यूल U डिस्क्राइब द पर्टिकुलर्स शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग, यानी कि क्या याद रखेंगे, रिकॉर्ड्स, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स या फिर कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, यानी एनालिटिकल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है जनरली, तो आपको रिकॉर्ड वर्ड ध्यान रखना है। रिकॉर्ड किस चीज़ का, आपकी ड्रग से रिलेटेड आपके प्लांट हो गया, आपके प्लांट से रिलेटेड आपके डिवाइसेस, इक्विपमेंट, उसमें यूज़ होने वाले फॉर्मुलेशन, मतलब सभी चीज़ों के बारे में वो पूरी डिटेल जो है शेड्यूल U में आएंगी। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। शेड्यूल U1, अगेन यहाँ पर ड्रग की बात हो रही है, तो U1 में बात हो रही है कॉस्मेटिक की। अगर U में बात हो रही है ड्रग की, तो U1 में बात हो रही है वही सब रिक्वायरमेंट, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो बाकी रिकॉर्ड के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि U ड्रग के लिए है और U1 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। द नेक्स्ट इज शेड्यूल V। शेड्यूल V से आपको एक ही वर्ड याद रखना है, पेटेंट। कैसे ध्यान रखेंगे, शेड्यूल V पेटेंट। तो आपको इससे ध्यान रहेगा कि शेड्यूल V में आपके पेटेंटेड या प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स आते हैं। उसके बाद एक शेड्यूल X देखेंगे हम। शेड्यूल W में आपको बता देती हूँ, शेड्यूल W जो होता है वो जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए होता है। शेड्यूल W से आपको एक ही वर्ड याद रखना है, जेनेरिक। देन शेड्यूल X, वेरी इंपॉर्टेंट कि शेड्यूल X जो होता है वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं। आप देखिए, हैबिट फॉर्मिंग या नार्कोटिक ड्रग्स, ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के सुपरविजन के एंड स्पेशली आपकी मेडिकल कंडीशन देखने के बाद ही ये आपको मिलती है। ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के या OTC इस फॉर्म में नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी सेंसिटिव ड्रग्स हैं। ये शेड्यूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि इस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन काम करे, ताकि हमारे जो हमने NDPS में पढ़ा था उस तरीके के जो है मिस्टेक्स ना हो, मतलब कि हमें बहुत सारे इसमें ऑफेंसेस देखने को ना मिले। तो शेड्यूल X जो है वो आपकी हैबिट फॉर्मिंग नार्कोटिक ड्रग्स के लिए है। याद रखने के लिए आप X ड्रग, मतलब आप याद रखिए X क्या होता है, हम बोलते हैं ना जहाँ X लिखा है ऐसे इस तरीके का मार्क बना हुआ है, ये सिंबल क्या बताता है हमें, डेंजर, यानी कि वो चीज़ें जो नहीं करना चाहिए या खतरनाक हैं। तो X मतलब कि वो ड्रग्स जो काफ़ी डेंजरस हैं, जो खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए, तो वो आप ध्यान रखिएगा कौन सी हैं, नार्कोटिक ड्रग्स या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। द लास्ट इज शेड्यूल Y। शेड्यूल Y डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट एंड और मैन्युफैक्चरर ऑफ न्यू ड्रग्स फॉर सेल और टू अंडरटेक द क्लिनिकल ट्रायल्स। कुल मिलाकर आपको Y वर्ड से याद रखना है, क्लिनिकल ट्रायल्स। कैसे याद रखेंगे, क्लिनिकल ट्रायल किसका करते हैं हम, एनिमल्स के साथ। तो आपको Y से याद रखना है, याक। अगर आप याक, इट्स एन एनिमल, आपको इस नाम से याद रखना है कि इसमें एनिमल का जिक्र है और एनिमल के साथ हम क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करके मेडिसिन नहीं बनाते हैं। तो आपके दिमाग में पहली चीज़ ये आएगी कि देन डेफिनेटली उसके साथ ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हो रहा होगा। तो आपको Y वर्ड से याद रखना है क्लिनिकल ट्रायल्स, और वो कैसे याद रखेंगे, Y फॉर याक, एनिमल के नाम से। तो ये सारे शेड्यूल थे आपके। होपफुली कुछ ट्रिक्स से आपको हेल्प मिलेगी याद करने के लिए। सभी तरीके की एग्ज़ाम्स जो आपकी होती हैं अपार्ट फ्रॉम योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, जो आप बाहर GPAT वगैरह देते हैं, उन एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में जो है शेड्यूल बहुत ही स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा।